गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैसेस की जो काइनेटिक बिहेवियर है, यानी कि मूविंग कंडीशन में, यानी कि गैसेस क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, जिस भी कंटेनर में गैसेस को अगर आप रखेंगे तो वो क्या करते हैं, उस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वॉल्यूम में एक्सपेंशन। ठीक है, इन टेम्परेचर के साथ साथ उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन भी होता है और कंप्रेशन भी होता है। साथ ही अगर आप प्रेशर जो है गैसेस का इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके बेसिस पर भी जो है उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यही सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कलेक्टिवली स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ लॉज हैं जो कि आप बेसिकली आप केमिस्ट्री में भी आप लोग ये चीज़ पढ़ते भी होंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लॉज की जब बात करेंगे तो जो इसमें मेन लॉज हैं, जिससे पहले आपका है क्या, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर आपका जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें बॉयल्स वर्ड आपसे बॉयल्स वर्ड जो है आपका बॉइलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि बॉयल मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी मास का वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके प्रेशर पे। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, और किसी भी कंटेनर में आपने गैस को फिल कर रखा है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, या बेसिकली आपका ऐसे प्लेस पे जहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर में अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो उस गैस पे अगर प्रेशर आप एग्जर्ट करेंगे, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, जैसे कि आपने एक बॉलून है, उस बॉलून में आपने गैस को फिल कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद से आप किसी ऐसे प्लेस पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही उस पर आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यानी वॉल्यूम को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी कि जैसे ही प्रेशर आप एक्सर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है, यानी कि आप प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करेंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स प्रेशर। मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं, जो आप मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P प्रेशर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ भी आप लेते जाए, यानी कि वॉल्यूम कुछ भी लीजिए, प्रेशर कुछ भी लीजिए, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, या कलेक्टिवली इसको आप ऐसे भी कह सकते हो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका हो गया बॉयल्स लॉ। ठीक है, अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ठीक है, यानी कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, अगर आप ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इधर की तरफ आप प्रेशर ले लें और इधर की तरफ वॉल्यूम, तो इसमें आपने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का आएगा। इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, T फॉर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन यही ग्राफ अगर आप कुछ इस तरह से प्लॉट करना चाहें, यानी कि एक तरफ प्रेशर और एक तरफ वॉल्यूम 1/V। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्रेशर और 1/V क्या अगर ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो जो आपका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर भी टेम्परेचर को आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको ये दो मेनली ग्राफ्स आपको दिखेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि इस बेसिकली जो है, आप अगर अभी हमने कहा कि भाई टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम में प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंशन हुआ। अब अगर हम यहाँ पे बात करें
कि अगर मान लीजिए आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि प्रेशर बिल्कुल फिक्स कर रखा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि आप किसी ऐसे कंटेनर में ले लीजिए, गैसेस को रख लीजिए जहाँ पे बिल्कुल प्रेशर उसका फिक्स है और मतलब उस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा, और उनको हीट करना शुरू कर दिए, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कीजिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, ये वर्ड बार बार याद रखिएगा, गिवन मास मतलब कि आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो भी आप गैस ले रहे हैं उसका जो भी कंटेंट है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। नहीं कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया 1 kg गैस लेकर के और उसके से अगली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ½ kg का। ठीक है, बाकी सबके लिए सेम लॉजिक आप यूज कर रहे हो, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आप दे रहे हो। ठीक है, या प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हो, तो दोनों चीजों में ये ध्यान रखिएगा, गिवन मास वर्ड आपको याद रखना है कि इसको जरूर लिखना है आपके डेफिनेशन में। ठीक है, कि उस फिक्स्ड के लिए जो भी चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री, हर एक 1 डिग्री के लिए अगर आप टेम्परेचर में राइज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 273.15 के हिसाब से वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गैस को अगर हम बात करेंगे कि जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, किस तरह से कि 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, हर एक 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे 0 डिग्री से लेकर के यहाँ पे हमने कहा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 0 पे जो भी उसका वॉल्यूम है उसको हमने कह दिया V0। 1 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा V0 1 + 1/273.15। उसी तरह से 2 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि जो इसके वॉल्यूम होंगे हर एक टेम्परेचर पे 2 डिग्री सेल्सियस पे V0 1 + 2/273.15। ठीक है, इसी तरह से 3 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप बात करेंगे, हर एक डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर में अगर आप राइज कर रहे हैं तो इसके वॉल्यूम में क्या होगा, इतना ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, 273.15। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि एक जनरल जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, हर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखो कि हर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे तो हर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ इसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। क्लियर। चलिए, इसको अगर हम जनरलाइज करें, यानी कि जो जनरल फार्मूला अगर आप बनाना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर T विल बी V0 1 + T/273.15। ये आपको एक जनरल फार्मूला इसका मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी आपके वॉल्यूम में चेंज होगा या जो भी इसका वॉल्यूम होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यहां पे T क्या है, टेम्परेचर, T इज अ टेम्परेचर। ठीक है, हर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है इसका वॉल्यूम चेंज होता चला जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हमने क्या कहा, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि इसको हम कलेक्टिवली ये क्या कह सकते हैं कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। अगर इसके भी आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसके लिए भी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। अगर हम देखें
वॉल्यूम, इधर की साइड में वॉल्यूम, इधर की तरफ टेम्परेचर। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करिए तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, इसमें हमें क्या रखना है, प्रेशर कांस्टेंट। ध्यान रखना है कि जब प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि कहने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम इसका वॉल्यूम 0 कर दें, ठीक है। इसीलिए जब भी इसका ग्राफ आप प्लॉट करिए तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको जो है कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप गैस के वॉल्यूम को कह रहे हो कि भैया 0 है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब आपने गैस लिया ही नहीं, तो किस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम में आप चेंज, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, चाहे आपका टेम्परेचर भले ही 0 हो लेकिन वॉल्यूम होगा। अब उसके अकॉर्डिंग जो है आप आगे की तरफ इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ है वो कुछ आगे से ऐसे स्टार्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, प्रेशर कांस्टेंट, क्लियर। तो यहाँ पे आपको प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका गै-लुसेक लॉ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इसमें आप जो देखेंगे गै-लुसेक लॉ में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गिवन मास, ध्यान रखिए गिवन मास यहां भी वर्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रखा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना है। तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लो टी वगैरह चाय वगैरह आप बना रहे हो घर पे, ठीक है। तो आप जो भी है, यानी कि उसके अंदर जो भी आप लिक्विड है या जो भी चीज़ें आपने वाटर इंग्रेडिएंट्स आपने डाल रखे हैं, वाटर हो गया आपका, मिल्क हो गया, टी हो गया, ठीक है, ये सब को एक साथ आप कलेक्टिवली जब कुक कर रहे होते हैं तो जो स्टीम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हम उस स्टीम की बात कर रहे हैं कि जो भी आपको स्टीम वहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो भी गिवन मास, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि आपका जो ओबी है, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ऊपर से आप उसका ढक्कन रखो, यानी उसको कवर कर दो, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका प्रेशर गैस का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए इसके, अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो इसका जो प्रेशर है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे इसका प्रेशर अगर हमने मान लिया P0 1 डिग्री सेल्सियस है तो इसका प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस P0 अपॉन 273.15 केल्विन, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यह क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P0 1 प्लस 1 अपॉन 273.15। उसी तरह से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो P0 1 प्लस 2 अपॉन 273.15। 3 डिग्री सेल्सियस हुआ तो P0 1 प्लस 3 अपॉन 273.15। इस तरह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज चला गया। इसको अगर आप जनरल फार्मूला लिखोगे तो P इज इक्वल टू क्या जाएगा, P0 1 प्लस T अपॉन 273.15, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे T क्या है, ध्यान रखिएगा, T इज अ टेम्परेचर। जो भी आपका टेम्परेचर है उसको हम T ले लेते हैं, ठीक है। जिस भी टेम्परेचर पे आपको प्रेशर निकालना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर इंटू 1 प्लस जो टेम्परेचर है अपॉन 273.15 आप कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद से अगर आप इसके ग्राफ को देखें, यानी इसका ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, दिस इज अ टेम्परेचर एंड दिस इज अ प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का आप ग्राफ प्लॉट करिए तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमें क्या रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम को 0 नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले केस में हमने वॉल्यूम को कहा 0 नहीं करना, लेकिन यहाँ पे देखिए कि भाई गैस है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा ही करेगा। इनिशियली अंडरस्टूड है कि इनिशियली उसके पास कोई ना कोई प्रेशर होगा,
ठीक है, भले वो जीरो तो नहीं हो सकता ना कि आपने गैस ले लिया और कह रहे हो कि भाई उस गैस में कोई प्रेशर ही वो एग्जर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, चाहे भले ही आप टेम्परेचर जीरो रखो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर आप कुछ भी रखिए, मिनिमम टेम्परेचर आप भले ही कुछ भी रखेंगे, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो वो उसके पास कुछ न कुछ तो वो प्रेशर होगा इनिशियल। तो इसका मतलब कि आपका जब भी ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहां से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। कहां से नहीं होगा? ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से हमने डॉट डॉट दिखा दिया और यहां से आपका जो भी ग्राफ है हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कुछ इस तरह से होगा और यहां पे हमें वॉल्यूम क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है। क्या लेना है? कांस्टेंट। इस पे वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आप चाहे तो केल्विन में ले सकते हैं, इसकी यूनिट आप दे सकते हैं, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसके प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर इसका जो भी प्रेशर है यानी कि इसको हमने कह दिया P0। क्लियर? तो अब यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तभी तो हुआ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ओके। अब इन तीनों लॉज को अगर आप कलेक्टिवली कंबाइन कर लें, ठीक है, इन तीनों लॉज को अगर आप कंबाइन करें तो उसको हम बोलते हैं एक परफेक्ट गैस के लिए इक्वेशन बनेगी। जिनके का मतलब कि अगर गैस ये तीनों लॉज को फॉलो करना शुरू कर दे, यानी कि तीनों लॉज को अगर कोई गैस फॉलो कर रही है तो जो इक्वेशन आपको फॉर्म हो रही है उसको हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है कि वो जो तीनों चीज़ों को फॉलो करे, लेकिन अगर ऐसी कोई गैस है जो फॉलो करती है इन तीनों लॉज को, तीनों लॉज जो है उस पर एप्लीकेबल हैं, परफेक्टली एप्लीकेबल हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो वो इक्वेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट गैस के लिए है या आइडियल गैस। आइडियल गैस वर्ड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि आइडियली ही ऐसा हो सकता है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है आइडियल या परफेक्ट गैस इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन आपका क्या है, ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए कि आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है। ये गिव्स मतलब ये आपको जो है रिलेशन बताएगा। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके देता है, यानी कि जो है एक रिलेशन आपका बनता है। ठीक है, इस रिलेशन को या इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन या फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो इस परफेक्ट गैस इक्वेशन की खासियत क्या है देख लीजिए। PV इज इक्वल टू nRT आपका जो इक्वेशन होगा, PV इज इक्वल टू nRT। इसकी डेरिवेशन कैसे होंगे? डेरिवेशन करने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों लॉज जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट, यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर कंबाइन करेंगे दोनों को, कंबाइनिंग बोथ दोनों वॉल्यूम है तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब यह है कि V इज इक्वल टू लिख सकते हैं T/P और यहां पे इनटू एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या जाएगा? PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? तो अब यहां पे इस कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो जो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी गैस के लिए वो कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि PV/T का जो रेशियो आता है ये कभी चेंज नहीं होगा किसी भी अगर आइडियल गैस है तो। ठीक है, तो इस कांस्टेंट का नाम जो दिया जाता है दैट इज R।
इस कांस्टेंट का नाम क्या है? आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी मतलब कि अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो उसके लिए ये जो वैल्यू है PV/T, इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं PV/T इज इक्वल टू R। दिस इम्प्लाइज PV इज इक्वल टू RT। किसके लिए? फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 मोल के लिए। n मोल के लिए क्या हो जाएगा? फॉर n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस, n नंबर ऑफ मोल है तो PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यही फार्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे गैस कांस्टेंट की, तो ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी? इधर हमने कहा कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा R इज इक्वल टू PV अपॉन N इंटू T। तो यहाँ पे हम देखें तो PV इंटू ये क्या जाएगा? वर्क, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वर्क हो जाएगा, और N मोल, और ये आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? SI यूनिट इसकी हो जाएगी वर्क की SI यूनिट जूल, इसकी मोल इनवर्स, और टेम्परेचर का केल्विन इनवर्स। CGS यूनिट की बात करेंगे, CGS यूनिट, तो इसकी CGS यूनिट जूल के प्लेस पे हम ले सकते हैं कैलोरी, और यहाँ पे मोल ही रहेगा, मोल इनवर्स, और यहाँ पे केल्विन के प्लेस पे डिग्री सेल्सियस इनवर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी R की वैल्यू क्या होती है? तो R की वैल्यूज की अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यूज अगर STP पर अगर देखें, एट STP, STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, यानी कि तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0.76 mm ऑफ Hg कॉलम, यानी कि P0 जो होता है आपका 0.76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। ठीक है, 0.76 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, यहाँ पे 760 होता है तो आप 76 हो गया, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, 0.76 मीटर ऑफ Hg कॉलम। उसी तरह से यानी कि इसको अगर आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो ATM में, मतलब कि 13.6 इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से आपको आंसर मिलेगा अराउंड, यहाँ पे G से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ρGH होता है तो 9.8 सॉल्व करेंगे तो ये आपको इसका जो न्यूटन पर मीटर यानी कि जो आपको प्रेशर मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से STP पे आपको प्रेशर मिल गया, टेम्परेचर कितना लिया जाता है STP पर? 273.15 केल्विन आप टेम्परेचर ले लोगे। ठीक है, और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है यानी कि V0 फॉर 1 मोल के लिए N इज इक्वल टू 1 है तो ये होता है 22.4 लीटर। इन सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो जो R की वैल्यू आएगी, R इज इक्वल टू आएगा 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये वैल्यूज आपको मिलेंगी।
ठीक है। अगर इसी चीज को आप सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहोगे, यानी कि इन सीजीएस सिस्टम में आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या आर डैश इज इक्वल टू जो भी आर होगी सीजीएस सिस्टम में, तो आर अपॉन यानी कि इसको 4.8.31 अपॉन 4.2 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा कैलोरी मोल इनवर्स, और यहाँ पे आपको केल्विन है तो केल्विन को किस में लिखेंगे, एज इट इज, आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4.2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी 1.9 के आसपास आएगी, 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट की इक्वेशन, ठीक है, और उसके बाद से जो है आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।